हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग 10th स्टैंडर्ड के लिए एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है ह्यूमन सेटलमेंट। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा जो चैप्टर है ह्यूमन सेटलमेंट बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है जिसमें हम लोग ह्यूमंस के सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे। यानी कि ह्यूमन बींग जो होते हैं, नॉर्मली अगर आप बात करो कोई भी कंट्री की, जैसे कि आप जानते हो कि यार आपका जो पूरा 10th स्टैंडर्ड का जो ज्योग्राफी है वो सिर्फ दो ही कंट्री के आसपास घूम रहा है, यानी कि एक इंडिया और एक ब्राजील। तो अगेन हम इंडिया और ब्राजील की बात करेंगे, लेकिन आप फिर भी एग्जाम्पल तौर पे एक कंसिडरेशन अमाउंट में अगर कंसिडर करोगे, क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर आपका जो ह्यूमन होते हैं, मतलब इंसान जो होते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट जो होते हैं, अगर कहीं पे भी वो सेटल होना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स वो ध्यान में रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि आपके पेरेंट्स होंगे। जरूरी नहीं है आज जहां पे आप रहते हो, आप जो भी सिटी में रहते हो, जो भी शहर में रहते हो, जो भी राज्य में रहते हो, जरूरी नहीं आपके पेरेंट्स भी वही रहते होंगे पहले से, या फिर आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स भी वही रहते होंगे और आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट भी वही रहते होंगे। ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द सम डिमांड एंड सप्लाई। वो क्या होता है वही सब चीज डिस्कस करेंगे। इंडिया में किस प्रकार है, कैसा सेटलमेंट है, ब्राजील में, वो सब देखेंगे। तो आज हमारा पहला लेक्चर है तो आराम से देखेंगे, कोई घाई की बात नहीं। ऑलमोस्ट सिलेबस 95% से ज्यादा कंप्लीट है। और आपको मैं बार बार बोलता हूं कि 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट आप लोग के लिए एक अच्छी बात यह है, अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, तो ये है वन शॉट रिवीजन वीडियोस। आप जानते हो कि हमने वन शॉट रिवीजन वीडियोस की शुरुआत कर दी है, क्योंकि आपका साइंस सब्जेक्ट का और मैथ सब्जेक्ट का, ये दो सब्जेक्ट का सिलेबस हमारा कब का कंप्लीट हो चुका है पूरा आपके, ठीक है। तो हमने ये दो सब्जेक्ट का फिलहाल में हमने ये जो रिवीजन वीडियो है वन शॉट, ये हमने स्टार्ट कर दिया, जिसमें साइंस के एक एक चैप्टर हो चुके हैं दोनों पार्ट के, और मैथ्स के भी एक एक चैप्टर हो चुके हैं फिलहाल में। और इसके बाद भी हम लोग कंटिन्यूस रोज बनाने की कोशिश कर रहे हैं वन शॉट। तो आप लोग बस बने रहना। और इतना वन शॉट अगर आप देख लेते हो, हमारे रेगुलर लेक्चर्स देखने के बाद अगर वन शॉट देख लेते हो, तो ट्रस्ट मी आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती टॉप करने से। आपका बेसिक नॉलेज के साथ कंसेप्चुअल नॉलेज और एडवांस लेवल का नॉलेज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग देखते रहना। बाकी जो SST का जो बचा खुचा चैप्टर्स है वो हम रेगुलर पढ़ा रहे, ताकि आपका जो सिलेबस है जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, ठीक है। शुरुआत करें वीडियो की आज का जो चैप्टर है उसकी। तो ह्यूमन सेटलमेंट, जैसा मैं आपको बता रहा था कि ह्यूमन जो बींग्स होते हैं, ह्यूमन जो होते हैं, इंसान जो होते हैं, वो हमेशा अपना फायदा देखते हैं। कैसे फायदा देखते हैं कि अगर एक जमीन का टुकड़ा है, ठीक है ना, अगर वो जमीन के टुकड़े पे कुछ उग रहा नहीं है, जैसे एग्रीकल्चर वो नहीं कर सकते या फिर कुछ भी उसका बेनिफिट नहीं है, तो वो जमीन पे क्यों रहेगा। अब जैसे जमीन देखा जाए तो बीचेस जो होते हैं, ठीक है ना, जो समुद्र का किनारा जो हम लोग बोलते हैं आज के डेट में बीचेस जो बोलते हैं, वो बीचेस पे भी इंसान रह सकता है क्या? बोलोगे सर बिल्कुल रह सकता है, मजा आएगा यार, मस्त तंबू गाड़ेंगे, मछली मारेंगे और खाएंगे। मेरे को भी यही सोचता था, मतलब जब मैं छोटा था तो नॉर्मली यही थिंकिंग सबके अंदर आती थी। बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आप 2 दिन करोगे वैसा 3 दिन करोगे, लेकिन एक टाइम आएगा जब आपके रिसोर्सेज जो है खत्म हो जाएंगे। अब रिसोर्सेज जब खत्म हो जाएंगे तो आप आसपास जब देखोगे तो आपको सिर्फ समुंदर ही समुंदर दिखेगा और बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए सर्वाइव करना। लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको? ये इसलिए बता रहा हूं कि कहीं पे भी ह्यूमन सेटलमेंट ऐसी जगह पे किया जाता है जहां पे रिसोर्सेज अवेलेबल है। व्हाट डू मीन बाय रिसोर्सेज? सिर्फ खाना रिसोर्सेज नहीं होता है, रोटी कपड़ा मकान, दैट इज द बेसिक 3 बोलते हैं ना हम लोग कि 3 बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। ये हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, रोटी कपड़ा मकान, फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर, ठीक है। तो खाना कहीं से मिल जाएगा, समझ लो कोई पेड़ है आसपास, वो फल फ्रूट दे देगा, सब्जियां उगा के दे देगा एग्रीकल्चर से, वो हम पका के खा सकते हैं, ठीक है ना। आसपास पेड़ पौधे हैं तो उसका झोपड़ी बना के रह सकते हैं, ठीक है। कपड़े अगर चाहिए तो फॉर एग्जांपल कोई पत्तियां हैं, बड़े बड़े केले के पत्ते टाइप, ऐसे बहुत टाइप के पेड़ होते हैं, उसको हम लोग एज ए कपड़े बना के पहन सकते हैं। पुराने जमाने में स्टोन एज मैन जो होते थे वो यही सब चीजें करते थे। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो इससे एक चीज पता चला कि अर्लियर टाइम से, यानी कि आज से हम लोग लगभग 500,000 साल पहले भी अगर बात कर लें, तो अर्लियर टाइम से इंसान जो होते थे वो भी सेटलमेंट उसी जगह पर करते थे जहां पे रिसोर्सेस अवेलेबल हो। और अगर रिसोर्सेस अवेलेबल है और वो खत्म हो जाता है तो माइग्रेशन भी होगा वहां पे। व्हाट डू यू मीन बाय माइग्रेशन? जैसे कि आप जानते हो कि हमारा जो पृथ्वी है, ठीक है ना, उसमें जब पहली बार जब इंसान आए होंगे स्टोन एज मैन, तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक जगह रुकते नहीं थे। जैसे आज के डेट में हम जहां पे रह जाते हैं वहीं रह जाते हैं, ठीक है ना। हम जहाँ पे हैं, जैसे कि मैं भी, मेरा एज जो है 25 ईयर्स का हो गया और मैं 25 ईयर्स से अपने सिटी में ही रहता हूँ, जो मेरा सिटी है, ठीक है ना, बोईसर नाम का, उसी में रहता हूँ, ठीक है। तो मैं हिला नहीं यहाँ से। क्यों नहीं हिला? क्योंकि यहाँ से मुझे लगाव हो गया है, ठीक है। यहाँ पे मेरा जन्म हुआ उसी प्रकार से, और लगाव होने के बाद भी हम लोग क्या होते हैं कि बहुत सारी जो रिसोर्सेज होते हैं हमें अवेलेबल है यहाँ पे। मेरा काम सब यहाँ पे, मैंने पढ़ाई यहाँ से की है, मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे, मेरी फैमिली यहाँ पे, तो क्या चीज़ की जरूरत है मुझे, मैं क्यों जाऊँ किसी और जगह। लेकिन अर्लियर टाइम्स में ये होता था, जो ह्यूमंस लोग होते थे, जो अर्लियर स्टोन एज मैन या फिर ह्यूमन बींग जो होते थे, उनको अगर कोई रिसोर्सेज नहीं मिल रहा है तो दे डू माइग्रेशन, ठीक है ना। तो माइग्रेशन का एक्चुअली मीनिंग ये होता है कि समझ लो आप एक जगह पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई उस टाइम पे अमेरिकन कंटिनेंट में रहता होगा,
ठीक है ना, अमेरिका नहीं, अमेरिकन कंटिनेंट था वो पूरा। अमेरिकन कंट्री में कोई इंसान रहता होगा, अब उसको वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है, लेकिन एक सुविधाएं खत्म हो गई, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, आगे बढ़ता रहेगा। समझ लो अमेरिकन कंटिनेंट से आ गया वो इधर पे, यानी कि अफ्रीकन कंटिनेंट में आ गया। अब किस में आ गया, अफ्रीका में आ गया। अब अफ्रीका के बाद उसको मजा नहीं आया तो ऊपर चला गया और थोड़ा यहाँ पे आ गया यूरोपियन कंटिनेंट में, ठीक है ना, यूरोपियन कंटिनेंट में आ गया। अब उसको वहां पे भी मजा नहीं आया, वो थोड़ा सा और नीचे आने की कोशिश किया और वहां पे यहाँ पे आ गया वो एशियन कंटिनेंट में। तो ऐसे वो क्या कर सकता है, भ्रमण कर सकता है। और इसी प्रकार से कई सारे लोग जो है वो अलग अलग दूर दूर से जाके कहीं ना कहीं से आते थे और एक जगह पे जाके बसते थे। जब रिसोर्सेस होता था तो वहां पे बसते थे, जब रिसोर्सेस खत्म हो जाता था तो आगे बढ़ जाते थे। और यही है ह्यूमन सेटलमेंट का राज। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में भी अलग अलग टाइप के सेटलमेंट्स है। आज के डेट की अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग टाइप के सेटलमेंट्स आपको मिलता है, जहां पे कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स देखा जाता है। जैसे कि बहुत सारे लोग अभी चाहे तो कश्मीर में भी रह सकते हैं, लेकिन वो कश्मीर क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि उनको वो क्लाइमेटिक फैक्टर पसंद नहीं आता है, क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा नहीं है। बहुत सारे जो राजस्थान में लोग, थार डेजर्ट जो है वहाँ पे आसपास जो लोग होते होंगे, तो रेगिस्तान में भी तो रह सकते हैं, तो जमीन क्या दिक्कत है। लेकिन इतनी गर्मी होती है कि आप क्लाइमेटिक फैक्टर को सर्वाइव नहीं कर पाओगे। क्लाइमेटिक कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है जो आप सर्वाइव नहीं कर पाते हो, पानी की कमी हो जाती है, बाकी चीज़ें हो जाती है, तो ये सब देखना पड़ता है। उसके अलावा कि यार हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे एक अच्छी अमाउंट ऑफ पानी मिल रहा है कि नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये भी एक सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है ना। लैंड का स्लोप कैसा है, क्या वो ढलान है क्या। बहुत सारे लोग पहाड़ पे रहना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो स्लोप होती है वो ढलान वाली होती है और बहुत सारे लोग को नहीं जमता है वो सब जगह पे रहना। तो इसीलिए बहुत सारे पहाड़ी लोग जो पहाड़ पे रहते हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, इवन बहुत सारे महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं पे पहाड़ी है, वहाँ से लोग छोड़ छोड़ के प्रॉपर प्लेन लैंड एरिया में आते हैं ताकि वो अपना वहाँ पे कुछ काम कर सकें और वहाँ पे बस सकें। तो ये सब चीज़ें होता है। तो आप नॉर्मली अगर हम क्लासीफाई करने की कोशिश करेंगे अगर, तो नॉर्मली जो नदी किनारे भी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं रहना। तो जैसे कि नर्मदा रीजन के आसपास से अगर मैं बात करूँ, नर्मदा रिवर आपको पता ही है, तो नर्मदा रिवर के आसपास भी बहुत सारे न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स आपको देखने मिलते हैं। क्या देखने मिलते हैं दोस्तों? न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। अब ये इसका मतलब क्या होता है? अब कुछ ऐसे सेटलमेंट्स होते हैं जो न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब छोटी छोटी फैमिलीज। जैसे कि हम लोग भी अगर रह रहे हैं तो हम लोग भी एक छोटी फैमिली है, मेरे फादर है, मेरे मदर है, मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है, तो हम 4 लोग रहते हैं। मतलब मेरी फैमिली जो है न्यूक्लिएटेड फैमिली है। तो मेरा जो सेटलमेंट है वो क्या हो गया, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट हो गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही वास्ट तरीके से जॉइंटेड फैमिली में रहते हैं, तो उनका न्यूक्लिएटेड हम लोग नहीं बोलेंगे। तो ऐसे छोटी छोटी जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं उसको न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट आपको ऐसे नदी के किनारे, नर्मदा नदी हो गया, इस प्रकार के कई सारे लोग मिल जाते हैं, ठीक है ना। बिहार में जो पैडी लैंड होता है वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है। ह्यूमन सेटलमेंट्स देखने मिल जाएगा पैडी लैंड, ठीक है ना, बिहार के अंदर। फिर उसी प्रकार जो यूपी होते हैं, ठीक है ना, यूपी, बिहार, ठीक है ना, इस प्रकार के ऐसे सेटलमेंट्स आपको देखने मिल जाएंगे। और अगर हम आगे बात करें यहाँ पे, तो ऐसे जो जितने भी कल्टीवेशन वाले पार्ट होते हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर्स होते हैं, उस प्रकार के कई सारे लोग अलग अलग जगह पे आपको सेटल होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। और वैसे ही आप धीरे धीरे आगे अगर बढ़ोगे, थोड़ा ट्राइबल पार्ट की तरफ अगर आप बढ़ोगे, ठीक है ना, जो हमारे इंडिया का जो थोड़ा सा ट्राइबल वाला इलाका है, तो ट्राइबल पार्ट की तरफ अगर आप बढ़ोगे तो वहाँ पे जो ह्यूमन सेटलमेंट थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। डिस्पर्स मतलब थोड़ा सा फैल जाता है, ठीक है। अब डिस्पर्स क्यों हो रहा है, उसके पीछे भी रीजन है। क्योंकि अगर हम नॉर्मली ट्राइबल लैंड की बात करें, जो ट्राइबल वाली जो लैंड होती है, वहाँ पे क्या होता है कि जो लगभग हमारे इंडिया के अगर थोड़ा सेंट्रल पार्ट में आप थोड़ा अंदर घुसोगे, मतलब बीच की तरफ घुसोगे, सेंट्रल पार्ट में घुसोगे, या फिर ईस्टर्न पार्ट, या फिर एकदम साउथर्न पार्ट में आप जाओगे, राजस्थान में जाओगे, हिमालय के स्लोप में जाओगे, तो आपको जो ह्यूमन सेटलमेंट से वो भी आपको क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स होते हुए नजर आएंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये जो बेसिक चीज है जो हम लोग बता रहे हैं ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में कि क्या होता है, क्यों होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं एक प्रॉपर ब्राजील के बारे में कि किस प्रकार का वहां पे सेटलमेंट है। तो हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे अभी, दैट इज सेटलमेंट पैटर्न इन ब्राजील। ब्राजील के अंदर जो सेटलमेंट पैटर्न है वो किस प्रकार का है, सेटलमेंट पैटर्न इन ब्राजील। ओके, अब ब्राज़ील की अगर हम बात करें, देखो ब्राज़ील आप पता है कि एक बहुत ही अच्छा कंट्री है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है। तो उसमें ह्यूमन सेटलमेंट किस प्रकार के हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि अगर बात करें कि पहले के टाइम पे, अर्लियर जो सेटलमेंट था ब्राज़ील का, पहले के टाइम पे बात करें, ठीक है, जो ब्राज़ील में जो लोग आते थे वो कहाँ से आते थे, ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री से आते थे। अब आपको पता है ना, ये जो अमेरिका है जो है, आपको पता है अमेरिका 2 पार्ट में है। एक ऊपर का पार्ट तो नॉर्दर्न अमेरिका है, और नीचे का जो एक पार्ट है जिसको हम लोग साउथ अमेरिका बोलते हैं, वो भी बहुत बड़ा कंटिनेंट है। और साउथ अमेरिका में ही एक कंट्री है जिसका नाम है ब्राज़ील। तो यूरोप से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके यहाँ पे आते थे
साउथ अमेरिका में आते थे, यानी ब्राज़ील में आते थे। तो जो पुराना हिस्ट्री अगर हम ब्राज़ील का देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ के व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं ब्राज़ील में आके सेटल हो चुके हैं, और वो बहुत पहले की बात है, सिर्फ अभी की बात नहीं है। ये बहुत साल मतलब 100 साल 500 साल इस प्रकार की पुरानी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो सेटलमेंट्स होते थे अक्सर कोस्टल एरियाज पे ज़्यादा होते थे, यानी कि जहाँ पे कोस्टल एरिया होता है, समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, इस प्रकार के एरियाज में ज़्यादा सेटलमेंट देखने मिलते हैं। और लेकिन आज के डेट में जो सेटलमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और डेंसली पॉपुलेटेड हो चुका है। ब्राज़ील जो कंट्री है वो काफ़ी अच्छा पॉपुलेशन वाला कंट्री है, मतलब इंडिया के कंपैरिजन में तो है ही नहीं, इंडिया तो सेकंड नंबर पे आता है, लेकिन ब्राज़ील भी 5वें नंबर पे आता है, मतलब ये भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं है। तो ये भी एक डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेशन इसमें आ गया है, क्योंकि अलग अलग जगह से लोग आके बसे हुए हैं। ह्यूमन सेटलमेंट काफ़ी अच्छा हो गया है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन अगर हम बात करें, ये जो कोस्ट लाइन, जो कोस्टल एरिया में लोग बसते हैं, तो कोस्ट लाइन का जो वातावरण होता है काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड होता है, मतलब लोग यहाँ पे पसंद करते हैं रहना आके, क्योंकि बहुत ही फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है। साथ ही में बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़मीन जो है वो स्लोपी नहीं है, फ्लैट है, मतलब प्लेन ज़मीन है वहाँ पे। तो ऐसे जगह पे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पे फ्लैट ज़मीन हो, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन हो, टोपोग्राफी जिसको हम लोग बोलते हैं, वेरी गुड टोपोग्राफिकल रीजन, ठीक है। तो इस प्रकार के कई सारी चीज़ें हो गए। और साथ ही में अगर बात करें, एक जो बेसिक चीज़ चाहिए होता है, रोटी कपड़ा और मकान, तो यार रोटी तो मिल ही जाएगा, मतलब जो भी खाना पीने का चीज़ है वो मिल जाएगा, लेकिन वाटर सप्लाई का बहुत अच्छा डिमांड है यहाँ पे। वाटर सप्लाई बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल है, इसके लिए लोग यहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे मिल जाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ पे भी होते हैं तो लोग इजीली वहाँ पे सर्वाइव जो है कर पाते हैं, क्योंकि जहाँ पे नेचुरल चीज़ें हैं, चाहे जंगल हो चाहे कोई भी चीज़ हो, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज के होने की वजह से रोटी हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे मकान हो, तीनों चीज़ का जुगाड़ जो है वो हो जाता है। तो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे ब्राज़ील का एक सिटी का नाम है साओ पोलो करके, ठीक है ना। साओ पोलो करके एक जगह है, सिटी है, जो कि ब्राज़ील में ही आता है। तो इट इज़ बेस्ट एग्जांपल यू कैन से, जहाँ पे पॉपुलेशन भी डेंस है, काफ़ी अच्छा लोग वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। और धीरे धीरे अगर बात करें कि साओ पोलो की ही अगर बात करें कि इनका जो ज़मीन जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लैट है, वहाँ पे सॉइल जो है काफ़ी ज़्यादा रिच है। रिच सॉइल मतलब उसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, रिच हेरिटेज है वहाँ पे, ठीक है ना। और ये जो सॉइल होता है ब्राज़ील में, आपने एक चीज़ सुना होगा, जैसे हमारे इंडिया में चाय फेमस है, ठीक है ना। इंडिया में आप जानते हो कि आसाम जो जगह है इंडिया में, आसाम, वहाँ पे चाय बहुत बनता है और पूरे इंडिया में लोग चाय पीते हैं, बहुत चुस्की ले लेके पीते हैं, क्योंकि चाय का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। उसी प्रकार ये जो ब्राज़ील होता है उसका जो सॉइल है काफ़ी ज़्यादा रिच है, इसलिए रिच है क्योंकि उसमें कॉफ़ी का प्रोडक्शन बहुत अच्छी तरीके से होता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी प्रोडक्शन होता है। तो ब्राज़ील इज़ द फेमस फॉर कॉफ़ी, ग्रोइंग कॉफ़ी, मतलब कॉफ़ी को उगाने के लिए बहुत अच्छा सॉइल माना जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल मिनरल्स प्रेजेंट है, क्योंकि जैसे मैंने बोला सॉइल बहुत अच्छा है, तो नेचुरल मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, ठीक है ना, लोहा जिसको बोलते हैं हम लोग, तो आयरन के हो गए। और बहुत ही अच्छा एक एनर्जी सप्लाई भी इसके अंदर है, एनर्जी सप्लाई का बहुत अच्छा डिमांड है यहाँ पे, और बहुत अच्छा फुलफिल भी हो जाता है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। और वही आप थोड़ा सा अंदर की तरफ जाओगे, साउथ ईस्टर्न की तरफ यहाँ पे जाओगे, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, लोग इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं, इसीलिए बहुत वहाँ पे ये है। और साओ पोलो, ये जो ऐसा सिटी का जो एग्जांपल मैंने दिया था, ये एक न्यूक्लिएट सेटलमेंट का एरिया है, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। जैसे मैंने ऊपर अभी डिस्कस किया आपसे कि क्या होता है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, कि जहाँ पे लोग छोटे छोटे फैमिली में रहना पसंद करते हैं, तो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है साओ पोलो में। ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि ना डैश इज हैव द न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, या फिर साओ पोलो हैज द डैश सेटलमेंट, तो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। और वही थोड़ा सा आप अंदर की तरफ जाओगे तो रूरल एरियाज भी होंगे, जैसे कहीं पे सिटी होता है तो कहीं पे गांव एरिया भी होता है, रूरल एरिया भी होता है। तो ब्राज़ील में रूरल एरियाज भी काफ़ी सारे हम देखने मिल जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, ठीक है ना, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, खासकर ब्राज़ील में थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको रूरल एरिया दिखाई देंगे, और वहाँ पे जो सेटलमेंट्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे कम होते जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कंडीशन जैसे सूखा पड़ना, इस प्रकार की कई सारी चीज़ें जो है वो हो जाती है। और खासकर उधर का सॉइल उतना सेटलमेंट और एग्रीकल्चर के लिए अच्छा नहीं होता है, तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, और एग्रीकल्चर अगर नहीं होगा तो बेचारे लोग क्या उगाएंगे और क्या खाएंगे। तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें देखी जाती है। तो धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अंदर की तरफ जाएंगे, जो ब्राज़ील का जो सेंट्रल इलाका होता है, बीच का जो पार्ट होता है ना, सेंट्रल पार्ट, ठीक है, सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्राज़ील की तरफ अगर जाएंगे तो जो पॉपुलेशन सेटलमेंट है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे स्पार्स होता जाएगा। स्पार्स का मतलब हो जाएगा धीरे धीरे कम होते जा रहा है। पहले बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड था, बहुत घना था, आबादी बहुत ज्यादा लोग रहते थे वहां पे, लेकिन धीरे धीरे आप सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्राज़ील की तरफ बढ़ोगे तो वहां पे पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे स्पार्स हो जाएगा। और उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। कम क्यों होगा, क्योंकि सबसे पहली बात, सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्राज़ील में आपको पता है रेन फॉरेस्ट बहुत सारे, जिसमें से अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है। तो रेन फॉरेस्ट यानी कि वर्षा वन, जंगल है पूरा, तो जंगल में तो लोग रहेंगे नहीं, शेर खा जाएगा, नहीं तो जो भी जानवर होंगे, एनाकोंडा खा लेगा, एनाकोंडा है वहाँ पे बाय द वे, ठीक है। तो ये सब हो गया। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे, क्या यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि क्लाइमेटिक में कभी भी बारिश हो सकती है, रेन फॉरेस्ट है, बारिश हो गया, बहुत ज़्यादा चीज़ें परेशानियाँ जो है सामना करना पड़ता है। और वो एक ऐसा जगह है जहाँ पे
ट्रांसपोर्टेशन लिंक नहीं है बहुत सारी जगह से, जो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा तो पब्लिक यहाँ से वहाँ नहीं जा पाएगी, तो एक ही जगह पे रहना पड़ेगा। दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट। तो इसीलिए यहाँ पे जो लोग हैं ज़्यादा पसंद नहीं करते, और नेचुरल रिसोर्स की भी कमी है यहाँ पे। तो बहुत कम चांसेस है कि जो लोग हैं वो सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्राज़ील में रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं रहते हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन डेंसिटी जो माना जाता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, स्पार्स है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कम है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों बहुत सारे टॉपिक कि ह्यूमन सेटलमेंट कैसा क्या रहता है, इंडिया में कैसा था वो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, अलग अलग पार्ट में कहाँ रहता है। फिर हमने ब्राज़ील का थोड़ा सा हमने डिस्कस किया, सेटलमेंट पैटर्न किस प्रकार का है। तो 2 से 3 चीज़ हमने आज डिस्कस किया है। तो हमारा पहला लेक्चर आज यहाँ पे मैं स्टॉप करना चाहूँगा, क्योंकि अगला लेक्चर फटाफट से मैं लेकर आ जाऊँगा, और उसमें हम लोग आगे का जो पार्ट है, इंडिया में अर्बनाइजेशन कैसे होता है, क्या है, ये सभी चीज़ डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो आप लोग बस बने रहना हमारे साथ और प्यार दिखाते रहना, और थोड़ा सा वेट कर लेना, जल्द लेकर आ जाऊँगा अगला लेक्चर। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज़ हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर जरूर से कर देना। अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।